Hello, my dear friends. Welcome to Net Study June 2021. I hope you all are doing well. फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया गया है और हर क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। बट मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले आप अपने एंड पर क्वेश्चन को सॉल्व करें, देन मेरी एक्सप्लेनेशन को देखें सो डैट यू कैन टेक बेनिफिट मोर एंड मोर फ्रॉम दिस सीरीज। इस सीरीज में हम 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए हैं और ये सीरीज यूनिट वाइज रहेगी। इस सीरीज का मेन पर्पस एग्ज़ाम के पैटर्न को अंडरस्टैंड करना और क्वेश्चन का लेवल क्या है इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद मिल सके। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना ही एक सबसे अच्छा मेथड होता है जो हम एग्ज़ाम के पैटर्न को समझें और क्वेश्चन का लेवल क्या है उसको पता कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये यूनिट 10 है और हम हायर एजुकेशन सिस्टम की यूनिट को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये आज की हमारी ये जो सीरीज़ है ये 5वीं सीरीज़ है। तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट सिविल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन। ऑप्शंस हैं 21 अप्रैल, ऑप्शन बी 24 अप्रैल, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन सी डी 7 जुलाई। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। तो सिविल सर्विस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में हम अगली स्लाइड में डिस्कस किए हुए हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो क्या है देखते हैं। सिविल सर्विस डे। द सिविल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 अप्रैल एवरी ईयर। हर साल जो 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसका जो पर्पस है वो रिकमिट करना एंड रेडिडिकेट करना अपने आप में, ताकि जो टू कॉज ऑफ द पीपल एंड इट इज़ ऑब्जर्व बाय ऑल द सिविल सर्विस। और ये जो सेलिब्रेट किया जाता है वो जो मनाया जाता है ऑल सिविल सर्विसेज के लिए मनाया जाता है। और ये जो डे होता है gives civil servant the opportunity for introspection and thinking about future strategies deal with the challenges being posed by the changing times. On this occasion, all officers of सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑनर्ड। और इस ओकेजन पे जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑनर ऑफिसर होते हैं उनको ऑनर किया जाता है। और इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा? पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होता है, अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रेजेंटेड इन 3 कैटेगरीज। और ये जो अवार्ड दिया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये जो अवार्ड दिया जाता है वो 3 कैटेगरी में दिया जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस लिए मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। उसमें और भी बहुत सारे मतलब डिटेल में है, लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस दिन मनाया जाता है, किस डेट में मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, और इसमें कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूजीसी वाज एस्टैब्लिश्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स। ऑप्शंस हैं प्रोमोटिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, ऑप्शन बी आइडेंटिफाइंग एंड सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पोटेंशियल लर्निंग, ऑप्शन सी कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी to each and every higher educational institution in India.
तो दोस्तों इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा जो करेक्ट है वो क्या है। इसमें पूछा गया है कि यूजीसी जो इस्टेब्लिश किया गया था उसका एम क्या था। तो ऑप्शंस ए अगर देखते हैं तो प्रोमोटिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन। तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है। और ऑप्शन बी को देखते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पोटेंशियल लर्निंग। तो दोस्तों ऑप्शन बी भी सही है। और ऑप्शन सी को देखते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स। और टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए भी इसको यूजीसी का जो मेन एम है वो है। और ऑप्शन डी को देखते हैं, प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी टू ईच एंड एवरी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो दोस्तों जो ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है ये यूजीसी प्रोवाइड नहीं करता है। इस वजह से जो है ऑप्शन डी गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा जो सही कोड है ए बी एंड सी। हम देखते हैं ए और बी एंड सी किस कोड में है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो आइए चलते हैं यूजीसी के बारे में। यूजीसी है क्या उसके बारे में देख लेते हैं, कब इस्टेब्लिश किया गया और किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। इसके द्वारा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम सिर्फ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आप अपने एंड पे ये इस स्लाइड में जितनी भी डिटेल है पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया इज स्टैट्यूटरी बॉडी। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि यूजीसी जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं। तो यहाँ से और ये सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो ये एक्ट जो किस एक्ट के अंतर्गत, यूजीसी एक्ट 1956 जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। and is charged with coordination, determination and maintenance of standard of higher education। और हायर एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड और मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए इसको बनाया गया था। इट प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड डिसबर्समेंट टू फंड टू सच रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड द हेड क्वार्टर आर इन न्यू दिल्ली। और जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली है। एंड इट हैज़ 6 रीजनल सेंटर्स इन पुणे में, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बैंगलोर। द पर्पस टू रिप्लेस it with another new regulatory body called HECI is under consideration by the government of India। और दोस्तों यूजीसी जो फर्स्ट फॉर्म किया गया था 1945 में फॉर्म किया गया था। और ये जो है सिर्फ 2-3 यूनिवर्सिटियों को देखता था, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली यूनिवर्सिटी को। और भी इसमें बहुत सारी डिटेल हैं, लेकिन हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। और हम देख लेते हैं कि जो ये सेटअप किया गया था, जो चेयरमैनशिप थी वो एस राधा कृष्णा की चेयरमैनशिप में बनाया गया था। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन इन 1952 द गवर्नमेंट decided that grant to universities and higher learning education and should be handed by the UGC। Subsequently, an inauguration was held 28 दिसंबर, और जो इनाग्रेट किया गया था 28 दिसंबर 1953 को बाई किसके द्वारा, मौलाना अब्दुल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड साइंटिफिक रिसर्च इन नवंबर 1956 यूजीसी बीकेम बना स्टैट्यूटरी बॉडी। और ये पूछा जा सकता है कि जो यूजीसी बना था स्टैट्यूटरी बॉडी वो किस ईयर्स में बना था। तो फ्रेंड्स 1956 में बना था, ये यहाँ से है। और भी इसमें डिटेल है, आप अपने एंड पे पढ़ सकते हैं। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इज इम्प्लाइड इन। ऑप्शंस हैं, राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन बी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऑप्शन सी राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन डी राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो फ्रेंड्स राइट टू प्राइवेसी
एक फंडामेंटल राइट के तरीके से लिया जाता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A में दिया गया है। और इसमें पूछा गया है कि ये राइट टू प्राइवेसी इम्प्लाइड करता है किस फंडामेंटल राइट में। तो ऑप्शन इसका करेक्ट जो आंसर है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। राइट टू प्राइवेसी जो इम्प्लाइड करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के में। तो आइए चलते हैं फंडामेंटल राइट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स 6 हैं जो यहाँ दिए गए हैं। उसमें सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी। फंडामेंटल राइट्स कहता है कि राइट टू इक्वालिटी होना, यानी सबको बराबर का अधिकार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट टू फ्रीडम, और सबको आज़ादी का अधिकार दिया गया है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर किसी के खिलाफ भेदभाव होता है तो उसमें भी उसमें भी फंडामेंटल राइट दिया गया है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है। और फंडामेंटल राइट्स में अगर चौथे की बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, इसमें भी एक सबको राइट दिया गया है। एंड कल्चरल एंड एजुकेशन राइट भी दिया गया है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक अगर आप इंडिया के सिटीज़न हैं तो आपको ये सारे राइट पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन एजुकेशनल प्लानिंग। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कैपेसिटी जो बिल्डिंग प्रोग्राम है वो कौन सा इंस्टीट्यूशनल जो है प्लानिंग करता है। ऑप्शंस हैं NCERT, ऑप्शन बी UGC, ऑप्शन सी NAAC, ऑप्शन डी NUEPA। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया था। आइए चलते हैं कि NUEP होता क्या है। तो दोस्तों इसमें हमने दो चीज़ ली है। NCERT की मतलब क्या था, और NEIAP क्या था, उसके बारे में थोड़ी बहुत यहाँ नॉलेज दी गई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर NCERT के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिजॉल्व ऑन 27 जुलाई 1961 to establish National Council for Educational Research and Training, which formally began operation फर्स्ट, जो ऑपरेशन में आया था NCERT 1 सितंबर 1961 में आया था। द काउंसिल वॉज फॉर्म बाय मर्जिंग 7 एग्जिस्टिंग नेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और ये जो बनाया गया था 7 ऐसे जो नेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे मिला के बनाया गया था, जिसमें से ये सारे हमने एक एक पॉइंट करके दिए हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमें ये जानना है कि NCERT कब इस्टेब्लिश किया गया था और ये कितने इंस्टीट्यूशन से मिल के बने हैं, बस। और अगर बात करते हैं NIEPA के बारे में, तो ये कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो दोस्तों ये इस्टेब्लिश किया गया 1962 को, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भी है, जो इस्टेब्लिश की गई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद कैपेसिटी बिल्डिंग। दोस्तों क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है, डीलिंग विद कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन नॉट ओनली इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में नहीं बट आल्सो साउथ एशिया में भी ये काम करती है। और इसके आगे बताया गया है, इन रिकॉग्निशन ऑफ द pioneering work done by the organization in the field of educational planning and administration, the government of India have empowered it to award own degree by way of conferring
इट द स्टेटस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इन अगस्त, और ये शुरू किया गया था 2006 में। लाइक एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है डिग्री प्रोवाइड करती है, वैसे ये भी प्रोवाइड करती है। NIEPA इज़ फुली मेंटेन बाय गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पूरे तरीके से रेगुलेट की जाती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन इन द, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट, ऑप्शन सी कॉन्करेंट लिस्ट, ऑप्शन डी रेजिडुअरी पावर। तो दोस्तों जो एजुकेशन है जो किस सब्जेक्ट में आता है लेजिस्लेशन में, तो दोस्तों ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट होती क्या है उसके बारे में हमने आगे बताया है। जो दिया गया है कि द कॉन्करेंट लिस्ट आर या लिस्ट 3, चाहे हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें या लिस्ट 3 की बात करें, जो इंडियन जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में आती है, इज़ द फर्स्ट 552 आइटम। और ये जो कॉन्करेंट लिस्ट में इस वक्त 52 आइटम आते हैं, और ये दिए गए हैं 7th शेड्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और इट इज़ इंक्लूड पावर टू बी कंसिडर्ड बाई बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये हुआ कि कॉन्करेंट लिस्ट जो होता है वो पावर रखता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों इस पर लॉ बना सकती है। द लेजिस्लेटिव सेक्शन डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट, और लेजिस्लेटिव सेक्शन जो होता है वो थ्रू द, और हम देखते हैं कि इस जो लेजिस्लेटिव सेक्शन होता है तीन में डिवाइड होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्रू द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, 5 सब्जेक्ट वर ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेट टू कॉन्करेंट लिस्ट। ये 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्टेट लिस्ट में पहले थे, जो 42वें अमेंडमेंट के एक्ट के द्वारा जो 1976 में बनाया गया था, और इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। और वो 5 ऐसे हैं जो एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, और वेट एंड मेजर है, एंड प्रोटेक्शन एंड ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड बर्ड, एंड और लास्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको अच्छे से और पढ़ सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे एवरीवन।